हेलो, वेलकम इन द रिसर्च रूट चैनल। सो गाइस, आपको पता है ये चैनल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग बातें करने वाले हैं रिसर्च के लिए और पीएचडी के लिए। ठीक है, नेट जेआरएफ की क्या आपका करियर में आपको क्या चूज़ करना चाहिए, अभी तक हमने इन सब वीडियोस पे काम किया है। सो गाइस, आज से जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि ये हिस्ट्री विला है तो हम यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री की बात करेंगे। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए पेपर 1 से रिलेटेड नेट के लिए तो हम वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लाइक लॉजिकल रीजनिंग वगैरह अगर आपको कुछ चाहिए तो हम वो भी पढ़ सकते हैं, बट आप उसके लिए बताइएगा। फ़िलहाल हम हिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो ये जो बुक है वो है राम लखन शुक्ल की। ओके, राम लखन शुक्ल की आधुनिक भारत का इतिहास किताब हम शुरू करके इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है गाइज इसमें वो है आपका मतलब लेखन, इतिहास लेखन से रिलेटेड वो चैप्टर है। तो वो चैप्टर हम बाद में, वो टॉपिक कुछ अलग है तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। फ़िलहाल हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने से पहले जो इसमें सेकंड चैप्टर दिया गया है, ब्रिटेन की भारत पर विजय। ठीक है, तो ब्रिटेन की भारत पर विजय कैसे हुई उसके बारे में पहले इन्होंने पिछला कुछ मध्यकालीन भारत का ओवरव्यू दे रखा है कि कैसे मध्यकालीन भारत से जो है जो ट्रांजिशन पीरियड है ना, कि जब ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है, जब हम लोग संक्रमण काल कहते हैं जिसे, एक काल से दूसरे काल में जब प्रवेश करते हैं तो एकदम से प्रवेश तो नहीं होता है ना, बीच में कुछ कुछ मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड आता है, तो वो होता है संक्रमण काल। मतलब आधा ये वाला और आधा वो वाला। ठीक है, मतलब कि आधा मध्यकालीन आधा आधुनिक, ऐसे करके। तो बीच का जो काल होता है ट्रांजिशन पीरियड, उसको तो वो वाला उस ट्रांजिशन पीरियड का यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन की भारत पर विजय इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए मैंने जो रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग तमाम ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे स्टडीज़ चैनल हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत कुछ है उनमें। ठीक है, बट मुझे जो होता है ना, रिसर्च जब हम करते हैं तो हमें एक गैप चाहिए होता है। ठीक है, तो गैप मुझे क्या दिखा है कि जो बच्चे नए नए हैं, न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको जब समझ नहीं आता ना, वो डायरेक्ट इतना हाईली में तो नहीं पहुंच जाएंगे ना कि सीधा PYQ लगाओ या डायरेक्ट वो जाके लेक्चर देखेंगे, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए यही है कि हम जो है बुक्स से स्टार्ट करें। तो हालांकि मैं यहाँ पे जो है एंशिएंट से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, बट हम जो ब्रिटेन की भारत पर विजय है या आधुनिक भारत का इतिहास जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम स्टार्टिंग से ही आधुनिक भारत पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी नए नए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है स्टार्ट कहाँ से करें, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो हम इस चैनल में हम सिर्फ शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपको शुरुआत एक बार आपकी हो गई, उसके बाद तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, और उसके अलावा हम इस चैनल पे भी हम बातें करेंगे, इस चैनल पे भी आपको जो पूछना होगा हम वो सब चीज़ें करेंगे। बट फ्रेशर्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि मेनली ये जो चैनल है वो फ्रेशर्स के लिए है, जिनको अभी शुरुआत करनी है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हुए चलेंगे कि कैसे ब्रिटेन की भारत पर विजय कैसे हुई, है ना। आपको पता है, आपने, क्योंकि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि जो मध्यकालीन भारत था, औरंगजेब का, मुग़ल काल में औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो एक पीक पे था। तो जब हम एक कोई भी चीज़ है, चाहे वो इनका सल्तनत काल हो, चाहे कोई भी काल हो, या फिर कुछ कोई भी ज़िंदगी से रिलेटेड, तो एक बार ना बहुत पीक पे वैल्यू जाती है। ग्राफ देखा है ना आपने कि एक बार क्या होता है, पीक पे वैल्यू जाती है, लाइक धीरे 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 स्टार्ट होती है, फिर ये पीक पे वैल्यू पहुंचती है और फिर उसके बाद ऐसे करके डिक्लाइन शुरू होता है। तो शुरुआत में क्या होता है कि धीरे धीरे हम ऊपर उठते हैं। ठीक है, ऊपर उठते हैं, फिर एक बार ये पीक पॉइंट होता है जब हम चरम अपने स्तर पे होते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से डिक्लाइन शुरू होता है। तो ऐसे मुगल्स के साथ भी हुआ कि मुगल्स के साथ क्या हुआ कि स्टार्टिंग में वो धीरे 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 ऊँचे उठे, और फिर आपके अकबर के टाइम पे भी सब कुछ अच्छा था, सब ठीक था। फिर औरंगजेब के टाइम पे पीक पर पहुँचे, और फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद डिक्लिनेशन शुरू हुआ और पतन स्टार्ट हो गया।
जहाँ से इनका पतन हुआ वहाँ से कौन आ जाते हैं, हमारे ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। ठीक है, कौन आ जाते हैं, ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में जिस मुगल साम्राज्य ने समकालीन विश्व को अपने विस्तृत प्रदेश, विशाल सेना तथा सांस्कृतिक उपलब्धि से चकाचौंध कर दिया था, 18वीं शताब्दी के आरंभ में वो कहाँ को जाने लग गया था, अवनति की ओर जाने लग गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर से शुरू हुआ, ये औरंगजेब का काल है और ये 18वीं शताब्दी है, ठीक है, की शुरुआत है औरंगजेब का टाइम। तो इसके बाद से क्या होने लग गया था, डिक्लिनेशन शुरू हो गया था। तो औरंगजेब के बाद जो है 52 वर्षों में 8 सम्राट जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। मतलब औरंगजेब के बाद भी धीरे धीरे करके सिंहासन पर बैठे। देखो, हम जब कोई भी किताब पढ़ते हैं ना, तो हम किताब ही नहीं पढ़ते हैं, स्टोरी ही नहीं सुनते हैं, हम उस किताब में जो चीज़, क्योंकि आम बच्चा है जो सिर्फ पढ़ रहा है, उसको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि आप रिसर्च के क्षेत्र में, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और आपको आगे जाके अपने खुद के पेपर्स लिखने हैं, तो आपको ये चीज़ किताबों में ना ध्यान देनी पड़ेगी कि किताबों में जो चैप्टर होता है वो किस तरह से लिखा जाता है। देखिए, जो ये वाला चैप्टर है, यहाँ से यहाँ तक, ये एक इंट्रो के तौर पे लिखा है। हम इसको यहाँ से यहाँ तक जब हम पढ़ेंगे तो आप देखना, ये पूरे चैप्टर का एक सारांश, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं जिससे, तो ये इंट्रो टाइप का। फिर यहाँ से हमारा जो है शुरुआत होगी, ठीक है। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत की आंतरिक दशा कैसी थी, यहाँ से हमारी शुरुआत होगी। तो जब हम कोई भी, मान लो आप आंसर राइटिंग, आपको आगे जाके एग्ज़ाम देना है, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है, तो आपको वहाँ पे भी ये चीज़ सीखनी है कि आपको सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट सारांश लिखना है, उसके बाद ही अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये भी चीज़ें समझते चलेंगे कि इस बुक में जब राइटर ने लिखा है, राम लखन शुक्ल जी ने जब लिखा है, तो उन्होंने कैसे लिखा है, ठीक है। तो शुरुआत में एब्स्ट्रैक्ट है। तो औरंगजेब के बाद 52 वर्षों में 8 सम्राट जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। साम्राज्य को अनेक व्याधियों ने घेर लिया और मुगल साम्राज्य जर्जर हो गया। अब स्वार्थी प्रांतपति जो सूबेदार थे, ठीक है, वो क्या करने लगे, वो अपने छोटे छोटे राज्य बनाने लग गए। सामंती सूबेदार कौन होते थे, जो राजाओं के अंदर काम करते थे, ठीक है, जो प्रशासन के अंतर्गत काम करते थे, राजा को सलाह सुलूह देते थे और इधर उधर से जो जो उनको ज़मीनें आवंटित की गई थी, हर एक का अपना एक क्षेत्र था, एरिया था, तो अपने अपने एरिया से राजस्व इकट्ठा करके वो लोग लेकर आते थे, ठीक है। तो महल में तो वो लोग क्या करने लग गए, जब उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब तो भाई ख़त्म होने लग गया है, ये मुगल राजा अब कुछ खास नहीं रहा है, तो वो लोग क्या करने लगे, उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग गए और दुर्बल राजा की दुर्बल स्थिति को जानकर जो है वो छोटे छोटे जो एरिया उनको बांटा था, वहीं पे ही वो राजस्व इकट्ठा करते हुए खुद के ही स्वतंत्र राज्य बनाने लग गए। उनमें ही एक निजामुल मुल्क भी था, जो दक्षिण में जाकर अपना स्वतंत्र राज्य जिसने स्थापित कर लिया और मराठों से मिलकर साम्राज्य के विरुद्ध कुचक्र चलने लगा, ठीक है। अलीवर्दी खान, इसने कहाँ, बंगाल में, और शहादत खान ने अवध में अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। तो ये जो गाइस मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, ये आप लोग जो है आप भी हाईलाइट कर लेना अगर आपके पास बुक है। वैसे आप एक बुक आपके पास होनी चाहिए, आधुनिक भारत का इतिहास करके। बुक खरीदते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ये PDF जो है इसी से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अलीवर्दी खान बंगाल में थे, शहादत खान ने अवध में अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। रुहेला अफगानों ने रुहेलखंड में, रुहेलखंड ये बरेली वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और साम्राज्य के विरुद्ध विदेशी आक्रमणकारियों की सहायता करने लगे। मुगल साम्राज्य की विश्रृंखलता से लाभ उठाकर सिखों ने पंजाब में और मराठों ने महाराष्ट्र में अपनी शक्ति बढ़ानी प्रारंभ कर दी और मराठे संपूर्ण उत्तर भारत में प्रभावशाली हो गए। उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की हालत दयनीय बना दी। इस बीच कई विदेशी शक्तियाँ भारत में व्यापार करने आई और उनमें से कुछ ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। 18वीं शताब्दी में भारत का एक बड़ा भाग ब्रिटेन के अधीन हो गया और पहली बार इतिहास में वह एक ऐसी विदेशी शक्ति द्वारा शासित होने लगा जो हजारों मील दूर से उसके शासन की बागडोर संभालने लगी और भविष्य का निर्णय कर रही थी। अब देखो, जो एब्स्ट्रैक्ट है इससे हम क्या समझें, ठीक है, रीडिंग हमने कर ली, ठीक है, रीडिंग हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि हम इससे समझ क्या रहे हैं। देखो, वो ये बोल रहा है कि जब औरंगजेब के बाद जब जो दुर्बल राजा बैठने लगे, जो
अपनी मतलब अय्याशियाँ कह सकते हैं, या फिर अपनी वो विलासिता में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने शासन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने राजा के पद की सम्मान नहीं किया और वो जो है सामंतों के भरोसे छोड़ दिया। और सामंतों ने क्या किया, उन्होंने अपने छोटे छोटे क्या कर लिए, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इसी तरह से उसने बोला कि जो बंगाल वाला एरिया था, ठीक है, कौन सा एरिया था, ऐसे करके जो हमारा भारत का जो नक्शा है, ठीक है, ऐसे, तो ये जो बंगाल वाला एरिया था, तो यहाँ पे किसने, अलीवर्दी खान ने, और ये अवध वाला जो एरिया है यहाँ पे शहादत खान ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। ये महाराष्ट्र वाले एरिया में कौन सी शक्ति उभरी थी, मराठे। मराठों से रिलेटेड आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी हैं। तो ये महाराष्ट्र वाले एरिया में कौन थे, मराठे थे। उसके अतिरिक्त इधर पे यूपी की तरफ बरेली था, यहाँ पे जो है रुहेलखंड में रुहेला अफगानों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। और यहाँ से जो है क्या हो रहा था, यहाँ से समुद्री मार्ग के द्वारा और यहाँ से जो है लैंड के मार्ग के द्वारा जो है विदेशी शक्तियाँ भारत पर आ रही थी। ठीक है, विदेशी शक्तियाँ क्या हो रही थी, भारत पर आ रही थी। इधर से ये समुद्र के रास्ते और इधर से लैंड के रास्ते विदेशी शक्तियाँ आक्रमण कर रही थी, जिसमें हमारे जो ये भारत के जो हमारा एकता पूर्ण होना चाहिए था, अगर ये मराठे ये सब मिलकर एक स्वतंत्र, जैसे आज के टाइम पे दिल्ली है केंद्र, एक केंद्र मान के जो है एक हो जाते, तो इनकी कोई मजाल नहीं थी कि ये हमारे भारत में आक्रमण करते। बट क्योंकि ये सब जो है ये इससे लड़ने के चक्कर में यहाँ साथ देते रहा था विदेशियों को, ठीक है, ये इससे लड़ने के चक्कर में विदेशियों का साथ देते रहा था और उन लोग को इन्वाइट कर रहे थे इससे लड़ने के लिए, बाहर वालों की हेल्प, अंदर वालों से लड़ने के लिए बाहर वालों की हेल्प मांग के जो है ये लोग क्या कर रहे थे, इनविटेशन दे रहे थे विदेशियों को। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि कंपनी शुरू करने के पर्पस से भी जो है विदेशी यहाँ आए, बट उन्होंने जब हमारे भारत के जो छोटे छोटे राज्यों को टुकड़ों में देखा तो फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि ये भारत के तो जो हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, इनको जो है यहाँ पे व्यापार की जगह अपनी सत्ता स्थापित करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था। तो अब अंग्रेज़ों से आने से पहले भारत की आंतरिक दशा कैसी थी। तो 13वीं शताब्दी में तुर्क विजेताओं के साम्राज्य स्थापित करने से भारत में एक नई संस्कृति ने प्रवेश किया। इस प्रक्रिया से एक जटिल स्थिति पैदा हुई। यद्यपि इससे भारतीय समाज के जाति एवं आर्थिक आधार में अधिक बदलाव नहीं आया, उद्योग और व्यापार की पद्धति में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं हुआ और वे ज्यों के त्यों चलते रहे। हिंदू और मुस्लिम समाज का दो वर्गों, अधिकार संपन्न भूस्वामी शासक वर्ग और प्रशासन कार्यों में भाग ना लेने वाला अधिकारहीन लोक वर्ग, इन दोनों भागों में डिवाइड हो गया। राजनीतिक प्रणाली में भी कोई अंतर नहीं आया। प्रशासन और जनता का संबंध कच्चे धागे से बंधा था, क्योंकि प्रशासन का कार्य क्षेत्र सीमित था, जैसे कि प्रतिरक्षा के विचार से और अव्यवस्था को रोकने के लिए एक सेना खड़ी करना और सेना का खर्च उठाने के लिए करों की उगाही करना। ठीक है, तो 13वीं शताब्दी में जब तुर्क, आपने पढ़ा होगा मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत होती है 13वीं 12वीं शताब्दी से होती है, जब तुर्क लोग का यहाँ पे जो है आगमन हुआ हमारे भारत में। ठीक है, मोहम्मद गौरी वगैरह आए 1206 से, तो यह जब शुरुआत हुई वहाँ से आने की मुस्लिम्स की, तो उन लोगों ने क्या किया ना कि वो लोग आए, यहाँ पे आक्रमण किया, यहीं पर शासन किया, यहीं पर खाया, यहीं पर पैदाइशी की और यहाँ पे जो है बस गए। एक तरह से वो आए और यहाँ पे बस गए। तो जब मुग़ल यहाँ पे तुर्क आए, अफ़गान्स आए, मुग़ल्स आए, तो उन लोगों ने क्या किया, वो यहाँ पे आए तो वो यहीं पे बस गए। उन्होंने अपना दाना पानी सब यहीं पे कर लिया, यहीं पे शासन किया। ठीक है, तो उनके यहाँ पे रहने से हमारी जो स्थिति थी उसमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। जैसे कि हमारे वहाँ उद्योग है, व्यापार है, उसमें बहुत ज़्यादा वो परिवर्तन नहीं लेके आए। वो बहुत सारी अपनी टेक्निक्स लेके आए, बट इतना ज़्यादा हमारा जो पहले से कल्चर था वो भी साथ के साथ चल रहा था, और जो वो लोग हम पे आरोपित कर रहे थे वो भी नए सिरे से चल रहा था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम समाज ये है कि दो वर्गों में बटा हुआ था। एक वो जो अधिकार संपन्न भूस्वामी शासक वर्ग था, और एक वो जो प्रशासन में भाग नहीं लेते थे, वो अपने
उतना ज़्यादा उनको अधिकार नहीं था, वो अपने वर्ग मतलब प्रजा टाइप ऐसे कुछ लोग थे। ठीक है, राजनीतिक प्रणाली में भी इतना ज़्यादा अंतर नहीं आया, जैसे यहाँ पे पहले से चलता था वही सब चल रहा था। ग्रामीण व्यवस्था और कैसे कैसे राजस्व लेना है वो सब चीज़ें अकॉर्डिंगली वैसे ही चल रही थी। प्रशासन और जनता का संबंध कच्चे धागे से बंधा हुआ था, बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट एक रिलेशन था जनता का और प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र था वो सीमित था। प्रशासन क्या था ना, प्रशासन का काम सिर्फ ये था कि अगर कोई हम पे हमला करे तो हमें अपनी रक्षा करनी है, अपने राज्य की रक्षा करनी है, तो उसके लिए उनको बस सेना खड़ी करनी होती थी। वो लोग सेना बनाते थे और सेना बना के कि बस सेना है हमारे पास, हम शक्तिशाली हैं। वो जो शक्ति थी किसी भी राज्य की, किसी भी राजा की जो शक्ति थी वो उसकी सेना से प्रदर्शित होती थी। जिसके पास जितनी ज़्यादा सेना वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। तो सेना रखना इनके वहाँ पे ज़्यादा वो था एज़ कम्पेयर टू बाकी। वो लोग जनता से ना उनको ज़्यादा ऐसे था कि समाज में क्या सुधार करने हैं, क्या चीज़ बिगड़ी है, मतलब समाज पूरा वैसा का वैसा जैसा चल रहा है वो चलता रह रहा था। बस उनको मतलब था कि हमें अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक सेना रखनी है, और उस सेना के ही खर्चे के लिए, उस सेना को तनख्वाह देने के लिए वो लोग जो है अपनी प्रजा से जो है कर वसूल करते थे, राजस्व वसूल करते थे। ठीक है, ताकि वो अपनी सेना का खर्चा उठा सके। क्यों? जैसे आज के टाइम पे इनकम टैक्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? सरकार हमसे इनकम टैक्स इसलिए लेती है कि वो हमारे कभी कोई आपदा आए, कभी कुछ आए है, तो कोई जैसे कोई भी दिक्कत आए तो वो उसी कर से हमारे लिए सपोर्ट दे सके। लेकिन ये तो बस आपको भी पता है, खैर छोड़ो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सेना का जो है, सेना उनकी रक्षा के लिए है प्रजा की, तो सेना का खर्च भी प्रजा ही उठाएगी, तो इसीलिए जो है राजस्व प्रजा से वसूला जाता था। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो विधि निर्माण और उसके कार्य क्षेत्र से बाहर था, मतलब कि कानून बनाना, कानून क्या है, न्याय व्यवस्था, ये सब चीज़ें उसके इतना ज़्यादा अंतर्गत प्रशासन के नहीं आती थी। विधान निर्मात्री मतलब क्या होता है कि जो लॉ मेकिंग जो संस्थाएं थी वो भी नहीं थी। दीवानी तथा व्यक्तिगत मामले अधिकतर गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा निपटाए जाते थे। जैसे पंचायत नहीं लगती थी पहले से, तो वैसे ही जो है अगर जो भी क्रिमिनल मामले हो रहे हैं, कोई भी चोरी चकारी हो रही है, तो उसके लिए जो है एक संस्था होती थी, वही अपने लेवल पे वो सब चीज़ें निपटाती थी। धार्मिक क्षेत्र में निम्न वर्ग और अंधविश्वासों में डूबा हुआ था, जबकि अधिकांश बुद्धिजीवी पर इस्लाम का प्रभाव कम पड़ा। तो जो निचला तबका था, मतलब धार्मिक क्षेत्र में जो निम्न वर्ग था, वो क्या करता था, अंधविश्वासों में डूबा हुआ था। आपको पता है कि जो अब गाँव में अगर आप जाओगे, अभी भी हमारे वहाँ ऐसे ही होता है ना कि अरे ये पूजा वो पूजा, मतलब किसी ने कुछ हो रहा है किसी के साथ, तो अरे हमारे देवी देवता नाराज़ हैं, कोई कहता है, मतलब चीज़ें होती होंगी, मैं ये नहीं होती हैं। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे अभी जिस लेवल पे है उस लेवल से बहुत ज़्यादा लेवल पे होती थी। तो अंधविश्वास जिसको हम कहेंगे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। अधिकांश जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो अपने उसमें रहता था, वो जानता था कि हमारा क्या सीन है, तो वो जो है उन पर इस्लाम का प्रभाव कम पड़ा। परंतु हिंदू मुस्लिम विचारों का जो आदान प्रदान हुआ, उससे क्या हुआ कि हिंदुओं में नए नए संप्रदाय और नए नए मत बनने लगे। जैसे बोलते हैं ना कि पहले सिर्फ एक हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, उसके बाद ये बाकी चीज़ें आई छोटी छोटी ना, अलग अलग संप्रदाय आए, मत आए, जैसे सूफ़ी हो गया। तो जो संप्रदाय हैं वो हमें देखने के लिए मिले, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। साहित्य आगे नहीं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। साहित्य और कला के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम शैलियों का बहुत अधिक सम्मिश्रण हुआ। जैसे कि आपने जब हम एक आर्ट एंड कल्चर का एक अलग टॉपिक है हिस्ट्री में, ठीक है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे करके मुस्लिम्स जो हैं वहाँ से ईरानी शैली लेके आए, और जो हमारी स्ट्रक्चर्स बनने लगे, आर्किटेक्चर बनने लगे, उसमें मुस्लिम जो मुगल्स अपनी शैलियाँ लेके आए थे ईरान से, तुर्क से, तो वो शैलियों में हमारा हिंदू शैली में उन सब का सम्मिश्रण होने लगा। कानून के क्षेत्र में पारंपरिक आदान प्रदान कम हुआ, यद्यपि सांस्कृतिक सामंजस्य हुआ, पर वर्ग और संप्रदाय के कठोर सांचे में जकड़े होने के कारण राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं हो पाई। ठीक है,
कानून के क्षेत्र में आदान प्रदान कम हुआ। मतलब कि कानून, जैसे कि मुस्लिम लॉ अलग है और हिंदू लॉ अलग है, अपना हमारा कल्चर अलग है, उनका अलग है, तो उसमें जो है आदान प्रदान कम हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि वो अपना हम पे थोप रहे हैं, हम उन पे थोप रहे हैं। ये चीज़ें वो अपने अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से चलती रही। यद्यपि सांस्कृतिक सामंजस्य हुआ, पर वर्ग और संप्रदाय के कठोर सांचे में जकड़े होने के कारण राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं हो पाई, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय भी बन रहे थे, तो वो अपना अपना मत जो है लेकर आ रहे थे। तो एक जो राष्ट्रीय चेतना है वो जागृत नहीं हो पाई। ना तो राज्य ने इस चेतना को और बढ़ावा दिया, और ना ही आर्थिक और सामाजिक विकास ने प्रादेशिक देशभक्ति या व्यक्ति की समस्त देशवासियों के साथ एक रूपता की भावना को बढ़ावा दिया, क्योंकि ऑलरेडी जो है चीज़ें टूट चुकी थी। संप्रदाय नए नए आ रहे थे, मत नए नए आ रहे थे, सब अपने अपने मतों का जो है सपोर्ट कर रहे थे। तो जो एकता थी, जो एक अखंड भारत था, वो नहीं बन पाया। औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचने के बाद पतन की ओर जाने लगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया और भी तेज हो गई। तत्पश्चात उसके पुत्र बहादुर शाह के निधन से 1712 में मुगल राजनीति और उत्तराधिकार के युद्धों में एक नवीन तत्व ने प्रवेश किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, औरंगजेब के इस टाइम पे चरम स्थिति में था, और 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर चलने लगता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह, जो कि उसका पुत्र होता है, 1712 में उसका भी निधन हो जाता है, और अब जो है राजकुमारों में गृह युद्ध होने लग जाता है सिंहासन रूढ़ होने के लिए। लेकिन जो अब महत्वाकांक्षी सामंत हैं, वो स्वयं शक्ति प्राप्त करने के लिए जो है क्या करते थे, अपने अपने दावेदारों को, यानी कि भाइयों में ही आपस में लड़ा देते कि आप राजा बनेंगे। कोई उसके कान भर रहा है, अरे नहीं आपको बनना चाहिए, आप ज़्यादा उससे जो है सक्षम है राजा के पद के लिए। तो अपने अपने सामंत जो है, मतलब राजाओं को कठपुतली बना के अपना जो है शक्ति वहाँ पे चलाना चाह रहे थे। बहादुर शाह का अयोग्य पुत्र जहांदार शाह शक्तिशाली जुल्फिर खान की सहायता से 1712 के उत्तराधिकारी गृह युद्ध में सफल हुआ। ठीक है, बहादुर शाह का पुत्र कौन था? जहांदार शाह, जो कि अयोग्य था, लेकिन उसका जो सामंत था जुल्फिकार खान, वो तेज था। तो जुल्फिकार खान की हेल्प से जो है 1712 में जहांदार शाह जो है उत्तराधिकारी के युद्ध में सफल हुआ। लेकिन जो उस टाइम पे 2 सैयद भाई हुआ करते थे उनके प्रशासन में, जिसका एक का नाम हुसैन अली था और एक का नाम अब्दुल्ला खान था। ठीक है, तो ये 2 सैयद भाई नाम से जाने जाते थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नाम अक्सर आते हैं। तो इन दोनों ने जो है क्या किया कि जहांदार शाह को मारकर जो है 1713 में फर्रुखसियार को गद्दी पर बैठा दिया। फर्रुखसियार आपको पता है कि ये भी बहुत फेमस नाम है फर्रुखसियार। ये अधिकतर जो है विलासिता में डूबे हुए रहते थे, तो राजा बनने के काबिल ये भी नहीं थे। तो जब इनकी स्थिति देखी कि ये भी राजा बनने के लायक के नहीं है, तो फिर ये हुसैन अली और उन अब्दुल्ला खान जो सैयद भाइयों थे, उन्होंने क्या किया, फर्रुखसियार की हत्या करवा दी। फिर उन्होंने बारी बारी से 2 युवक, जिसमें रफ़ीदुल-रजात और रफ़ीदुद्दौला को गद्दी पर बैठाया। लेकिन ये जो दोनों भाई थे, इन लोगों की जो है क्षय रोग, टीबी जो होता है, उसके कारण मृत्यु हो गई। इसके बाद सैयद बंधुओं ने बहादुर शाह के जो सबसे छोटे पुत्र थे जहां शाह, उनके लड़के मोहम्मद शाह को मुग़ल बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये जो है एक ओवरव्यू था मध्यकालीन भारत के डिक्लिनेशन का, संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड जो था, कि कैसे वहाँ से छलांग मार के तो नहीं आया, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं ना। तो जब ब्रिटेन वाले यहाँ आए व्यापार के रूप में, तो उस टाइम पे जब अभी तक जो है ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, बट वो एज अ व्यापारी आए हैं। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें पुस्तक को कैसे पढ़ना है, और कैसे हमें जो है अपनी एक समझ, एक पकड़ एक किताब को पढ़ने में बनानी है। तो किसी भी किताब को पढ़ते वक्त हमें ये देखना होता है कि उसमें पहले तो उसकी लिखाई, इससे क्या होता है कि आपको भी एक लिखने का तरीका आता है, कि आपको भी पता चलता है कि कैसे लिखा। हमें ये नहीं देखना है कि इसमें क्या लिखा, पढ़ना तो हमें है ही, बट हमें उसके ट्रिक्स को भी पकड़ना है कि ये जो लिखा हुआ है, चैप्टराइज जो किया हुआ है, ये कैसे किया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जब आप
पूरे अपने दिमाग, अपने चिंतन का यूज़ करके कोई भी चीज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छी समझ में आती है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो लोग अपने स्टेट्स की तैयारी कर रहे होंगे, स्टेट एग्ज़ाम्स की, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि उनके लिए भी ये बहुत अच्छा जो है समझ इसमें बन सकती है कि आपको कैसे पुस्तक को पढ़ना है और कैसे अपनी पकड़ जो है लिखने में बनानी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप समझ आप सबको आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, ये मेरी पहली क्लास है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आपको समझ आया या नहीं आया और मुझे क्या सुधार करने चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये चैनल जो है हमने आपस की डिस्कशन के लिए बनाया है। तो जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप चाहेंगे, वैसा ही हम जो है इस चैनल में सुधार लाएंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।